नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि के दंगल में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड के हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अगर बात करें विधानसभा चुनावों की, हरिद्वार की अगर बात करें, बहुत अच्छा बीजेपी का प्रदर्शन नहीं रहा, भले ही वो सत्ता में है। ये बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के तमाम सारे नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। कांग्रेस में पार्टी छोड़ो अभियान, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं का पलायन लगातार जारी है। बुधवार को उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश महामंत्री प्रमोद खारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद प्रमोद खारी ने अपने इस्तीफे की वजह भी बताई। उन्होंने बताया पार्टी में अपमानित होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रमोद खारी ने कहा कांग्रेस में मनमानी चल रही है, केवल चापलूसी करने वालों को ही तवज्जो दी जा रही है। प्रमोद खारी ने हरीश रावत सहित प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं पर भी निशाना साधा। प्रमोद खारी ने कहा ये नेता केवल परिवारवाद को ही बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस में अगर किसी को शिकायत करना चाहे तो कोई समय नहीं देता। यही हाल उत्तराखंड राज्य में भी है, जिसके कारण वे और उनके जैसे कई कार्यकर्ता त्रस्त हैं। यही उनके इस्तीफे की बड़ी वजह माना जा रहा है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव सिर पर है, तो वहीं कांग्रेस में फिर से नेताओं की पार्टी छोड़ने का सिलसिला चल पड़ा है। देवभूमि में आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव के बीच ही हरिद्वार में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रमोद खारी ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। लक्सर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेस के पास समाज और राष्ट्रहित की सोच नहीं है, वो डूबता जहाज है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं, उससे साफ हो रहा है कि कांग्रेस अपने खात्मे की तरफ है। मुख्यमंत्री का बेवसाली कार्य हो रहा है, इसको देखते हुए यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार इस थ्री व्हीलर का तीसरा पहिया भी भारतीय जनता पार्टी का अब लगेगा और विकास की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है, उसको पे विश्वास बढ़ा है। उसी प्रकार से आज हमारे बदले में खारी जी हमको ज्वाइन करे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसी कांग्रेस को छोड़ने का एक संकल्प लिया है जो देश को भ्रष्टाचार में झोंकने का काम कर रही थी। जो माँ बेटे जमानत पे छूटे हुए हैं, ऐसे लोग, वो लोग जिनको देश को तोड़ने का काम करते हैं, आज राहुल गांधी देश जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व की गलत नीतियों से परेशान कांग्रेस के नेता उसे छोड़ रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी की राष्ट्र और समाज हित सबके विकास की सोच से प्रेरित होकर भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रमोद खारी के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को हरिद्वार में बड़ी मजबूती मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भी दावा किया कि हरिद्वार में इस बार भाजपा का ही जिला पंचायत बोर्ड बनेगा। चाहे प्रदेश स्तर के सब कार्यकर्ता उस चुनाव में अपनी सहभागिता देते हैं। यही कारण है हमारे प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पर हैं और ये चुनाव हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। पारदर्शी सरकार हमारी है। हम जो भाई भतीजावाद से उससे हम मुक्त हैं, भाई भतीजावाद से देश को मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए जो युवा हैं, ये गड़बड़ हुई है, एक माफिया तंत्र सम्मिलित हुआ, उसने गलत काम किया है, लेकिन उस माफिया तंत्र को जहां उनकी जगह है वहां पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। प्रमोद खारी ने कहा कि कांग्रेस में कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं अपमान होता है।
और भाजपा में सबका सम्मान होता है, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा है। कांग्रेस के अंदर जो 20 साल पहले कांग्रेस थी वो कांग्रेस नहीं रही। कांग्रेस के अंदर दलाली और चापलूसी की कांग्रेस हो गई है। जो चापलूसी करता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। जो आदमी जमीनी स्तर का आदमी है, मजबूत आदमी है, उसको ये लोग साइड अप करते हैं। तो उसी से आज उसी आहत से होते हुए मैंने आज ये पार्टी से इस्तीफा दिया है, क्योंकि 20 साल का सफर था मेरा। छोटा सफर नहीं था, 20 साल का सफर था। तो उस सफर आज दुख भी है, मुझे दर्द भी है, लेकिन इनकी कार्यशैली को देखते हुए जिस तरह से ये लोग एक परिवार तक सीमित रह गए हैं, उसको देखते हुए मैंने आज पार्टी से इस्तीफा दिया है। काफी बड़ी संख्या में मेरे सब लोग जो है भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। प्रमोद खारी ने कहा कि 20 साल पहले जो कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी वो अब कांग्रेस नहीं रही। पार्टी के अंदर जो चापलूसी करता है उसी की ही सुनी जाती है। इन्हीं सब कारणों के चलते मैंने आज पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। 20 साल से कांग्रेस पार्टी का सदस्य था। एक लंबा समय मैंने पार्टी के साथ काम करके बिताया। मन में दर्द भी है। खारी ने कांग्रेस में गुटबाजी के भी आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस सबक लेने को तैयार नहीं। दो चुनाव हारने के बावजूद भी इतनी कंट्रोवर्शियल इन्होंने भी फैलाई हुई प्रदेश में। हरीश रावत जी कुछ और बयान देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कुछ और बयान देते हैं। गुटबाजी चुनाव से पहले जो थी ना, उससे ज्यादा आचरण थे। सब अपने अपने जो गुट के लोग हैं उनको बढ़ाने का काम करते हैं। जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं ये उनकी अपनी इच्छा है, और उनको अगर लगता है कि हम सत्ता से बाहर हैं और अगले 4.5 साल हम सत्ता के बाहर रहेंगे उत्तराखंड में, इसलिए बेहतर है कि जो सत्ता में है उनके साथ चले जाओ, तो ये उनकी सोच है और उनको मुबारक है। वहां पर उन्हें क्या मिल जाएगा हमने देखा। ऐसे बहुत से नेता कांग्रेस पार्टी से ले जाए गए, क्योंकि भाजपा के पास वैसे भी नेता कम नहीं है। तो पहली बात, उनको इसका फायदा होगा भाजपा का, जो कांग्रेस पार्टी से नेता जाते हैं। और दूसरी बात, जो नेता गए थे उन्होंने भी सोचा था वे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वे इस पद पे आ जाएंगे, वे उस पद पे आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो जा रहा है वो मुझे लगता है पूरा सोच समझ के जा रहा है कि वो केवल एक कार्यकर्ता बनकर ही रहेगा। जिस मुकाम को कांग्रेस पार्टी में रहते हुए हासिल किया, उस मुकाम तक पहुंचने में भी भाजपा में उन्हें अभी बहुत वक्त लगेगा। इसलिए उनको शुभकामनाएं हैं, बधाई है, और भाजपा से ये उम्मीद है कि जो कांग्रेस पार्टी से वो ले जा रहे हैं अपने दल में, उनका सदुपयोग भी कर पाएंगे। बता दें, कांग्रेस पार्टी में लगातार इस्तीफे देने का दौर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रमोद खारी ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस अब उत्तराखंड में लगे झटके से उबरती है और पंचायत चुनाव में बीजेपी से मुकाबला कैसे करेगी, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो प्रमोद खारी युवा नेता हैं, प्रदेश महामंत्री रहे, एक लंबा वक्त पार्टी के साथ बिताया है। इसके अलावा कई सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल हुए थे पिछले दिनों। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। त्रिस्तरीय चुनाव से ठीक पहले हरिद्वार के ये नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। कितना इसका असर पड़ेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चुनाव में क्या क्या तैयारियां बाकी पार्टियों की, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राजेश रस्तोगी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। सतवीर सिंह है, बीजेपी प्रवक्ता है। सतवीर जी, आपका भी स्वागत है। हेमा भंडारी आम आदमी पार्टी से जुड़ गई हैं। हेमा जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ नेता यूकेडी पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत राजेश जी आप ही से करेंगे। पार्टी छोड़ना और छोड़ने के बाद उसके कई सारे कारण बताना। कहा उपेक्षा का शिकार था, उपेक्षित महसूस कर रहा था, गुटबाजी की बात करी, और यह भी कहा सबसे महत्वपूर्ण, 20 साल पहले जो कांग्रेस थी वो अब नजर नहीं आ रही। क्या कहेंगे, वाकई ऐसा है? ये अपनी सोच है प्रमोद खारी की। प्रमोद खारी बहुत एक्टिव, बहुत अच्छे कांग्रेस के वर्कर थे, और अचानक क्यों उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कौन सी ऐसी बात हो गई, समझ में नहीं आया। उनके पिताजी भी कांग्रेसी थे, और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, बहुत एक्टिव वर्कर था। कहाँ किस नेता के साथ उनके संपर्क में कमी रही, क्या बात रही है। मौजूदा समय में खुद ही पार्टी के महामंत्री थे, वो खुद ही कह रहे हैं मैं महामंत्री हूं, और इस्तीफा देकर के बीजेपी में चले गए हैं।
क्योंकि कोई आदमी बीजेपी पे में जब चला ही गया तो उसके बारे में क्या मैं कह सकता हूँ, पार्टी से कोई मतलब नहीं रहा। नहीं, अक्सर हम देखते हैं जब पार्टी से कोई जाता है तो पार्टी उसकी बुराइयां निकालने लगती है। पार्टी अपनी कमी की बात नहीं करती है और उस शख्स की कमियों को उजागर करती है। तो क्या कांग्रेस पार्टी भी यही कहेगी कि वो उनमें कमियां थी, पार्टी में कोई कमियां नहीं है, या फिर वो जो कारण बता रहे हैं उनमें वाकई में सत्यता है? जो वो कारण बता रहे हैं वो पार्टी से जाने के बाद ही बता रहे हैं। जो ये बात वो अपनी पार्टी के अंदर भी कह सकते थे, पार्टी के बाहर भी अपने नेताओं को लिख सकते थे, एक चिट्ठी भी भेज सकते थे, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। रात रात में किसी का दम घुटता है और सुबह भाजपा में इलाज हो जाता है। ये भी बड़ा चिंता का विषय है। क्या कारण है? कौन से ऐसे लालच है, कौन सा ऐसा धन है, कौन से ऐसा सिस्टम है कि जिसमें भाजपा में ही हो जाता है आदमी एकदम जाकर के। मैं मानता हूं खारी जी ने जो बातें कही हैं उसमें कहीं ना कोई कमियां रही होगी, और चूंकि मैं कांग्रेस सेवा दल का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं, पार्टी का जिम्मेदार कार्य करता हूं, तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि किसी ना किसी से तो उनके मन को ठेस पहुंची होगी और उनका जाना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक आदमी अपनी बात कहने से पहले शायद वो पार्टी के अंदर ये बात, चलिए ये बात अच्छी लगी कि आपने कहा कि अच्छे नेता थे, युवा नेता थे, उनका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए आपकी पार्टी से कोई गया तो वो खराब हो गया, 1000 कमियां निकाल दी, और दूसरी पार्टी का कोई शख्स हमारी पार्टी में आ गया जिसकी हम कमियां निकालते थे वो अच्छा हो जाता है। ये ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपके पास लौटेंगे, सत्यवीर जी के पास आएंगे। सत्यवीर जी, अचानक से नेता का शामिल होना, युवा नेता का 20 साल तक वक्त गुजारा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं, हरिद्वार एक प्रमुख केंद्र है क्योंकि हरिद्वार में बीजेपी की जो सीटें भी कम आई हैं और अच्छा उसका नहीं रहा है, जो भी चुनाव में नतीजे रहे हैं उसको देखते हुए ये एंट्री मानी जाए। सत्यवीर जी। शैलेश जी प्रणाम, और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। शैलेश जी, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की स्थिति अब अगर आप देखना चाहोगे कि ये उत्तराखंड में नहीं सभी प्रदेशों में एक जैसी हो रही है। आप इनके चाहे वरिष्ठ नेता देख लो, चाहे युवा नेता देख लो, और आपको मैं एक अपडेट और दे देता हूं। आज चमोली जिला पूर्ण रूप से मुक्त हो गया है कांग्रेस के। उनके तमाम ब्लॉक प्रमुख से लेके बीडीसी मेंबर से लेके पूर्व में जो रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके, और नंदा देवी राजजात के जो अध्यक्ष सदस्य वगैरह हैं, वो तमाम लोग आज भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण करी है। कांग्रेस को इस विषय में चिंतन करना चाहिए। जिनका की प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री होता था, उनको आज कैंडिडेट किसी भी चुनाव के लिए भी उसके लिए माथापच्ची करनी पड़ती है। और हरिद्वार चुनाव को लेकर मैं आपको एक कहना चाहूंगा शैलेश जी, पुरजोर तरीके से कहना चाहूंगा, स्पष्टता से कहना चाहूंगा, हरिद्वार चुनाव हम बहुत ही अच्छे सीटों से जीतने वाले हैं। और वहां पर जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, तमाम पार्टी के जो नेता है और जो कार्यकर्ता है वो तमाम हमसे नाता जोड़ते जा रहे हैं। और जिस प्रकार से आना हमारी तरफ पार्टी की तरफ आना है वो उसका केवल एक ही उद्देश्य है। जिस प्रकार से मोदी जी आज आत्मनिर्भर की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, और उत्तराखंड के प्रति जिस प्रकार का उनका विशेष प्रेम रहा है और वो स्पष्टता से लोगों के दिलों में बैठ चुका है। और जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस प्रकार से पारदर्शिता से वो काम कर रहे हैं, उसकी सराहना पूरे प्रदेश में हो रही है और दूसरे प्रदेश भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है। चिंता का केवल कांग्रेस के लिए विषय है, क्योंकि आए दिन इनके इस्तीफे हो रहे हैं। और आप देख लो चुनाव के बाद जो इनके अंदर जो बौखलाहटें आई है, राजनीतिक जानकार जो हैं उनका मानना है इस्तीफे होने रहे, इस्तीफे करवाए जा रहे हैं। और इसके पीछे कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरा एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव हैं, कैसे चुनावों में कामयाबी मिले, क्योंकि हरिद्वार की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस की ज्यादा सीटें आई हैं। शैलेंद्र जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि रणनीतियां कुछ कैमरे के बाहर बनाई जाती है, कुछ कमरे के अंदर बनाई जाती है, उसके आधार पर चुनाव जीते जाते हैं, उसके आधार पर ही परिणाम आते हैं। हमारे चुनाव का जो आधार है, हमारी सबसे जो निम्न इकाई है, पन्ना इकाई, हम उसके साथ निरंतर संपर्क और संवाद रखते हैं। आप देख रहे होंगे 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जिस प्रकार से सेवा पखवाड़ा चला रहा है, हम निरंतर जनता के बीच में संपर्क बनाते हैं। और किसी भी सामाजिक संगठन के लिए या जो राजनीतिक संगठन उसके लिए विशेष हो जाता है, जरूरी हो जाता है
कि वो निरंतर अपने कार्यकर्ताओं और समाज के बीच में किस प्रकार से संपर्क और संवाद बनाए रखता है, वो हम निरंतर बनाए रखते हैं। और इसी का परिणाम है कि हम 2 से चले थे, आज 303 पर, और गैर भाजपा सरकार, कोई गैर कांग्रेस सरकार अगर 2 बार स्थापित हुई है केंद्र में, तो वो हमारी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार। और यहाँ पर भी अगर मिथक तोड़ने का अगर हमने काम किया है, और मिथक ही नहीं तोड़ा, यहाँ पर जब सरकार दूसरी आती थी 5 साल बाद, वो भी पूरे आंकड़े नहीं कर पाती थी, वो भी गठबंधन की सरकार बनती थी, मगर हमने जब काम किए, विकास के काम किए, जनता की उसमें सहभागिता सुनिश्चित करी, तो उसी का आधार है कि हमारी सरकार फिर से उत्तराखंड में आई है। और आने वाले समय में जो हमने संकल्प लिए हैं, वादे किए हैं, जब तक वो प्रणीत नहीं हो जाते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे, और आने वाले समय में आपको ये फिर से दिखाई देगा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हेमा भंडारी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। हेमा जी, आम आदमी पार्टी इस वक्त कितना तैयार है, क्योंकि पंचायत के चुनाव हैं और काफी अहम चुनाव हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी भी शैलेंद्र जी इन चुनाव में अपना प्रतिभा कुछ सीटों पे कर रही है, और रुड़की और यहाँ के क्षेत्र में, और जिस तरह से जनता का जो रुझान है, जनता धीरे धीरे समझ रही है, और हम लोग जो है मजबूती से लड़ रहे हैं। जितनी भी सीटों पे लड़ रहे हैं, उन सीटों पे हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और क्या बोलते हैं, ये जो सीटें हैं, जिस तरह से अभी मैं अभी सत्यवीर जी की बात भी सुन रही थी, भाजपा के आज बड़े दुख हो रहा है मुझे इनकी बात सुन के कि ये योजना और ये योजना जिस तरह की इन्होंने बात करी है, आज बड़ा दुख का विषय है कि 4 दिन बाद जो अंकिता भंडारी की, आपको पता है कि अंकिता भंडारी की जो आज इनके भाजपा के नेता इतने बड़े, जहां भाजपा एक तरफ बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इतने बड़े बड़े ये गुणगान यहाँ पर बैठ के करते, शर्म आनी चाहिए इनको कि एक अंकिता भंडारी के लिए ये इंसाफ नहीं दिला पाए। 4 दिन तक पुलिस प्रशासन उन्हें घुमाता रहा, उनके घर वालों को घुमाता रहा, और आज पकड़ में कौन आया है? इनके भाजपा के नेता। जब सोशल मीडिया में वायरल हो गया, तब जाके पुलिस हरकत में आई है। तो ये इनकी सरकार में हो रहा है, बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है इनकी सरकार में हो रहा है, और यहाँ पर बैठ के ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और ये जो बात करते हैं कि स्किल इंडिया, हर बार ये कहते हैं कि ये स्किल इंडिया, आप उत्तराखंड के लिए क्या किया है? आप उत्तराखंड के लिए जो कर रहे हो ना, उसको गिनवाओ। पहले उत्तराखंड में आपने उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या किया है, उत्तराखंड की बहन बेटियों के लिए क्या किया है? और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ विधायकों को तोड़ने का काम जो ये कर रहे हैं, इनका ऑपरेशन लोटस ना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के जहां सत्ता है वहां चल सकता है, जहां आम आदमी पार्टी की सत्ता है इनका ऑपरेशन लोटस वहां फेल है। और पूरी तरह से, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो ईमानदार विधायक हैं, और वो कहीं पर भी नहीं बिकते हैं, और जहां ये चला रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस है। इसीलिए जनता को समझ में आ रहा है कि अगर कांग्रेस को वोट देना है तो भाजपा को वोट देने के बराबर है। और जिस तरह से मोदी जी 2014 में बोल रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, आज धीरे धीरे भाजपा जो है कांग्रेस युक्त होती जा रही है, और कांग्रेस को तोड़ने के पूरे तरह से ये कांग्रेस के ही विधायकों पे अपना, इनको जनता के किसी भी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। बेटियों से, बेटी बचाओ को सिर्फ नारा तक कागजों पे रह गया है सिर्फ, और इनको खरीद फरोख्त का इनका काम रह गया है। और कांग्रेस तो बेचारी पूरी तरह से जो है ना कि अजब हाल है दोस्त तबीयत का, इन दिनों खुशी खुशी नहीं लगती और गम गम नहीं लगता। तो यही हाल कांग्रेस का है। आज जो राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत भ्रमण के जरिए जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं, एक एक करके जो कांग्रेस के नेता हैं वो दामन छोड़ रहे हैं। और लगभग अब तक मुझे लगता है कि 285 शायद विधायकों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। और कांग्रेस के पास नाव तो है पर पतवार नहीं है। और वही भाजपा जो अपने आप को सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कह रही है, आज वो कांग्रेस के सहारे। लेकिन हेमा जी, जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में जा रहे हैं, ये भी तो है। वो पार्टी अगर छोड़ रहे हैं, जो नेता उनकी अनदेखी की जा रही, उनकी उपेक्षा की जा रही, लेकिन मैंने बताया ज्वाइन जो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि ना ये ऑपरेशन लोटस सिर्फ कांग्रेस, चलिए आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे हेमा जी। इनका खुलासा यूकेडी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ बने हुए पीसी थपलियाल साहब। पीसी थपलियाल जी, कैसे देखते हैं, जैसा कि बार बार जिक्र कर रही हैं हेमा जी, ऑपरेशन लोटस, तो ये माने कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले फिर से ऑपरेशन लोटस सक्रिय हो गया है और ज्यादा ऊर्जा के साथ, चूंकि सत्ता भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में है। देखिए, कभी दल बदल को बहुत बुरा माना जाता था, शर्म आती थी दल बदल पे डिस्कशन करने में, क्योंकि वैचारिक आधार पे राजनीतियां चलती थी। और
जो नेताओं का वजूद होता था, उनका विजन होता था, उनका समर्पण होता था, वो हमें भगवान तुल्य लगता था। लेकिन धीरे धीरे राजनीति एक राक्षसी रूप धारण कर चुकी है और ये तमाम लोग इन्होंने व्यवसाय बना लिया है राजनीति को। और जिस तरह से आवारा पशु घूमते हैं और हरे खेत में चरने के लिए जाते हैं, उसी तरह ये आवारा पशु, ये भाजपा का जो हरा भरा खेत है उसमें चरने के लिए जा रहे हैं। इनको राजनीति और विचार से कोई मतलब नहीं है और ये बहुत बड़े नेता भी नहीं है। आपने देखा होगा कि बड़ा जब बदलाव हुआ था कांग्रेस में यहाँ पे, तो उस समय 5 और 10 जो लोग कांग्रेस के दिग्गज नेता जब भाजपा में गए थे, तो किस तरह से नंगा नाच उन्होंने हमारे सामने किया था, वो शर्मसार है। किस तरह से बस में बैठ के कभी गुड़गांव कभी जयपुर के इस रिजॉर्ट में जाते थे, और आज वही राजनीति एक भस्मासुर के रूप में हमारे ऋषिकेश में एक रिजॉर्ट में उन्हीं का बेटा, उन्हीं भाजपा के नेताओं का बेटा आज मातृशक्ति को निगलने पे उतार हो गया है। शर्म है कि ऐसे नेता आज जो गुणगान कर रहे हैं कि हम ये कर दिया, ये कर दिया, उनको एक शब्द ये याद नहीं आ रहा है कि आज उत्तराखंड की धरती कलंकित हो चुकी है, कलंकित। और उसका कारण है ये भाजपा के दरिंदे नेता, जिन्होंने ये यहाँ की देवतुल्य जनता को मजाक बना रखा है। मजाक, इन्होंने मजाक हमारा रामपुर तिराहे पे बनाया, इन्होंने हमारा मजाक उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक में बनाया, इन्होंने परिसंपत्तियां पुंज राज्य हमें दे रखा है और हमको इतना मजबूर और गरीब कर दिया है कि इनकी भ्रष्टाचारी जो नौकरियों के तहत जो तहलका इन्होंने मचाया यहाँ पे, आज उस बिटिया को नौकरी मिल गई होती तो आज उन दरिंदों के चंगुल में, उनके जबड़ों में नहीं फंसती, जो 1 महीने की तनख्वाह भी नहीं ले पाई। ये है इस राज्य का हाल। और इसमें हम बड़ी बड़ी बातें करके हमें एक्चुअली में चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि किस तरह की हालत इन्होंने इस राज्य में कर दी है। बदल दिया जी, बदल दिया, हम सत्ता में आएंगे, हम हरिद्वार जीतेंगे, फलाने जीतेंगे। मर जाओ, अमर नहीं हो तुम। ठीक है मतलब किस तरह की सत्यपाल जी आपके पास आएंगे और सत्यवीर जी से रिएक्शन भी लेंगे। उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं अरुण जी जैसा कि आएंगे, सत्यवीर जी आपके पास आएंगे, इसके बाद ही आपके पास आएंगे। अरुण जी, जैसा कि पीसी थपलियाल साहब ने कहा कि पहले जो नेता हुआ करते थे, चाहे वो छोटे कार्यकर्ता हों या फिर बड़े राजनेता, क्योंकि कार्यकर्ता से ही बड़े राजनेता बनते हैं, लेकिन उस वक्त जो सेवा भाव होता था, समर्पण भाव होता था राज्य के प्रति, देश के प्रति, पार्टी के प्रति, वो अब नजर नहीं आता। ये माने कि लालच, मोह के वजह से लोग आकर्षित हो रहे हैं, एक ग्लैमर नजर आने लगा पॉलिटिक्स में। अरुण जी आपका धन्यवाद कि आपने डिबेट को फिर पटरी पे ला रहे हो। वास्तव में आज की तारीख में राजनीति एक सबसे प्रॉफिटेबल जॉब हो गया, सबसे लाभदायक धंधा है। क्योंकि अगर इस उत्तराखंड की बात मैं करूं और तमाम मेरे सामने जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, अगर ये 2000 को जब राज्य बना था याद कर लें, या जब 93-94 में चरम पर था उत्तराखंड आंदोलन, उसको याद कर लें, और तब जो नेता थे उनकी जो माली हैसियत थी और आज जो माली हैसियत है, उसको अगर तुलना कर लें तो कई हजार गुना संपत्तियां बढ़ी है लोगों की। मैं कई गुना नहीं कह रहा हूं, कई हजार गुना कह रहा हूं। और ये भी एक टाइम पे बाहर आएगा, चीजें बाहर आती हैं, कोई छुपती नहीं है। जो चीज सामने दिख रही है वही भविष्य में काम आएंगी। आप ये देखिए कि मैं अगर हरीश रावत सरकार की बात करूं 2017 की, 2016 में, अभी पीसी थपलियाल जी ने उसे टच किया था मुद्दे को, कांग्रेस से 10 बड़े लोग बीजेपी में गए थे, 9 तो एक साथ गए थे। और अगर आपको याद हो, मैं आपके याददाश्त दिला दूं, और कांग्रेस के मेरे भाई बैठे हैं, कि जिस दिन ऋषिकेश में राहुल गांधी की रैली थी चुनाव से एन पहले, जिस टाइम वो रैली होनी थी उससे तुरंत पहले यशपाल और संजीव आर्य दोनों भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली के अंदर शामिल हो गए थे। और बाद में
अगर आपको याद हो, यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत भी चले गए थे। चुनाव के अलावा बता रहा हूं मैं। और उसके बाद चुनावी अभियान में यशपाल आर्य जी थे जो पानी पी पी कर कांग्रेस को कोस रहे थे। बाकी नेता भी कोस रहे थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी नहीं। वो एक कैंपेन बना, एक काफिला बना जिसने भाजपा को 57 सीटें दिलवाई थी 2017 के चुनाव में। और वही लोग जब 2022 में उनमें से 3 लोग वापिस कांग्रेस में गए तो उन्होंने पानी पी पी कर भाजपा को कोसा और तमाम गलतियां बता दी। वही लोग जो पहले आला कमान, कांग्रेस आला कमान से संवादहीनता की बात कह रहे थे, वही लोग बाद में बिल्कुल मौका परस्त, इससे हम कह सकते हैं मौका परस्त राजनीति। जब आपको लगा कि अब सब कुछ ठीक नहीं है, आपको लग रहा है जो अपोजिशन है वो सत्ता में आने वाली, तो वहां चले गए। जब आपने वहां काफी मजा उठाया, मलाई खाई, बड़े बड़े पदों पर रहे, उसके बाद जब आपको लगा कि दूसरी पार्टी सत्ता में आने वाली है उसमें चले गए। ऐसा हमने कई बार देखा, खासकर उत्तराखंड में देखा है। लेकिन अब इससे उठकर एक अलग राजनीति की जरूरत है। कब पाला बदलना, इधर से उधर जाना कब तक ठीक है? जो सेवा भाव पहले होता था वो नजर क्यों नहीं आ रहा है? ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश के किसानों को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री खेती समृद्ध हो रहा प्रदेश, बढ़ रहा है उत्तराखंड, बढ़ रहा है देश। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं देवभूमि के दंगल में कांग्रेस पार्टी से एक के बाद एक जाने का सिलसिला जारी है। तमाम सारे खास मेहमान मौजूद हैं, वापस चर्चा में आएंगे। उससे पहले आपको सीधे देहरादून ले चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की 4वीं वर्षगांठ के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हुए हैं। हमारी दूसरी बेनिफिशरी हैं आंचल। ये 15 वर्षीय उत्तरकाशी जनपद की निवासी हैं। इनके हृदय के वॉल्स का सफलतापूर्वक ओपन हार्ट सर्जरी मेडिट्रीना हॉस्पिटल देहरादून में हुआ है, जिस पर कुल रुपए 2,22,000 का व्यय योजना के अंतर्गत हुआ है। आपका ऑन नहीं है सर। आप ठीक है? कितना रुपया लगा कार्ड से पता चला आपको? ये कौन सी योजना है? किसने चलाई ये योजना? और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है अभी? अच्छा ठीक है। लाभार्थी रघुवर सिंह जी 64 वर्ष के हैं, जो जनपद नैनीताल के निवासी हैं। इनके गले में कैंसर की गांठ बनी थी, जिसको सफलतापूर्वक काट कर हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट में निकाला गया है, जिस पर 1,51,350 का व्यय योजना के अंतर्गत हुआ है। नमस्ते। उसके
उसके बाद हम जॉलीग्रांट को लेकर आए थे और वहाँ पे हमने आयुष्मान कार्ड से उनका ट्रीटमेंट भी शुरू किया है। अब उनकी रेडिएशन थेरेपी चल रही है और कीमोथेरेपी भी चल रही है और मैं थैंक यू। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की चतुर्थ वर्षगांठ के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने पहुंचे हैं। और इसी बीच आपको सीधे लखनऊ ले चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। इसमें करने का प्रयास प्रारंभ हो जाता है। अनियोजित तरीके से वहां पर कॉलोनियों का अपने तरीके से निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। वहां पे न कोई कनेक्टिविटी देते हैं, न वहां पर ड्रेनेज की सुविधा होती है, न सीवर की सुविधा होती है, न पेयजल की सुविधा होती है, न स्ट्रीट लाइट की सुविधा होती है, न कोई भी स्कूल कॉलेजेस होते हैं, न हॉस्पिटल होते हैं। और जब वह बना करके अपना मुनाफा कमा करके वह निकल जाता है और जो लोग वहां पर रहते हैं उसके बाद वह स्थानीय स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व को पकड़ करके उनके माध्यम से शासन पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। उनके माध्यम से फिर अपने तरीके से उसके बाद लोगों के द्वारा जिस प्रकार की स्थिति पैदा की जाती है, तो उस प्रकार के वातावरण को बनने के पहले ही अगर हम लोग प्रारंभिक स्तर पर ही इन सब बातों पर ध्यान दे दें कि जो कुछ भी विकास हो वह व्यवस्थित रूप से हो, शहर के अंदर के जो कंजेशन है इसको हम दूर कर सकें। एक सिटी है और सिटी अपने आप में एक आत्मनिर्भर भी बन सके। केवल वहां पर हम ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को एक आम जनमानस के सुविधाओं से युक्त वहां पर उसे अच्छा आवास मिले, अच्छी बुनियादी सुविधाएं मिले, आवागमन के अच्छे साधन मिले, शिक्षा के अच्छे संस्थान हो, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो, यह प्राथमिकता इस प्लानिंग के अंतर्गत होनी ही चाहिए। लेकिन साथ साथ उन नगर निकायों को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ा सकें। इसमें जो कुछ भी प्लानिंग होनी चाहिए उसके साथ ही जोड़ करके हमें उसे आगे बढ़ाना होगा। आज के दिन की स्थिति क्या है? अधिकतर नगर निकाय अपने स्तर पर अपने रिसोर्सेस को उपयोग नहीं कर पाते और वे निर्भर होते हैं केवल शासन के द्वारा मिलने वाले अनुदान पर। वे अपने कर्मचारियों को वेतन भी केवल इस आधार पर दे पाते हैं जब शासन उन्हें पैसा देगा तब वे वेतन देंगे, अन्यथा वेतन देने की भी उनके पास लाले पड़ जाएंगे। वहां पर उनके द्वारा हमेशा कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीजें होती हैं। अपने स्तर पर कोई प्लानिंग उनकी नहीं होती है। हर कार्य के लिए जो भी कार्य उनको करना है उन सभी कार्यों के लिए उनकी निर्भरता शासन पर होती है और फिर वहीं से प्रारंभ होता है। उन नगर निकायों में ऐसे तत्वों की घुसपैठ जो स्थानीय स्तर पर न केवल विकास को अवरुद्ध करते हैं बल्कि एक सामान्य नागरिक के जीवन को नारकीय बनाने के लिए भी एक जो गठजोड़ वहां तैयार होता है वह अक्सर हमें नगरीय क्षेत्रों में देखने को मिलता था। आज इसमें काफी सुधार हुआ है लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और मेरा यह मानना है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जिसने नगरीय विकास के कुछ नए मॉडल प्रस्तुत करने की दिशा में कदम बढ़ाने प्रारंभ किए हैं, इस पर यह जो 2 दिवसीय नेशनल कॉन्क्लेव है एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। और मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे इस क्षेत्र के विशेषज्ञ देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहां पर आए हुए हैं, विभिन्न राज्यों से यहां पर उपस्थित हुए हैं, उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे उनको तो हमारे यहां के विभिन्न नगर निकायों से आए हुए
या डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़े हुए जो भी हमारे अधिकारीगण हैं वे तो नोट करेंगे ही। जो कुछ आप इन नगर निकायों में या डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी जो कुछ अच्छा हो रहा है उसको भी प्रेजेंटेशन के रूप में प्रस्तुत करके उसके बारे में भी कुछ अच्छे सुझाव आप भी ले सकें और लोगों को दे सकें, तो यह जो नेशनल कॉन्क्लेव है इसकी सार्थकता आगे बढ़ेगी। दूसरा, जो कुछ भी आप यहां पर देखेंगे अगले इन 2 दिनों के अंदर जो कुछ भी आपको देखने को यहां पर प्राप्त होगा उसका एक अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार करते हुए अपने अपने अथॉरिटी के पास बोर्ड की बैठक में या फिर वहां के स्थानीय जो राजनीतिक नेतृत्व है, खासतौर पर वहां के मेयर के साथ, एमपी के साथ, एमएलए के साथ भी उसका प्रस्तुतिकरण अगर आप उनके सामने इसका प्रेजेंटेशन कर सकें और उनके सुझावों को लेकर के फिर उसके अनुरूप वहां की कार्य योजना को आप बनाएंगे तो इसमें काफी लाभ आपको होगा और उसे आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की एक अर्बन प्लानिंग और मैनेजमेंट आज की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक को बुनियादी सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। वह पैसा देता है, उसके बदले वह सुविधा चाहता है, लेकिन जब वह उन सुविधाओं से वंचित होता है तो व्यवस्था से उसका विश्वास उड़ता है और व्यवस्था से जब एक बार उसका विश्वास उड़ता है तो वह फिर एक गलत दिशा की ओर अग्रसर होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मिलकर के उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाने के लिए अपना योगदान देने में यह 2 दिवसीय कॉन्क्लेव सफल होगी। मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव में पहुंचे हुए थे। वापस हम बात करेंगे देवभूमि दंगल की। देवभूमि दंगल में हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं लगातार पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो निकाल रहे हैं, उधर जब अलग अलग राज्यों में ऐसी खबरें आती हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता, बड़े नेता पार्टी छोड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले सत्यवीर जी अपनी बात कुछ कहना चाहते थे, नहीं पूरी हो पाई। हम चाहेंगे सत्यवीर जी अपना रिएक्शन आप सबसे पहले दें, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। मैं कहना चाहूंगा कि इस डिबेट में एक विषय आया है कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीति में क्यों ये आकर्षण का एक केंद्र बन गया कि भाई आज भारतीय जनता पार्टी का इतना जो 2 से चली थी और कभी जनसंघ के माध्यम से हमने राजनीति में एक काम करने का दायरा बढ़ाया था अपना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, केवल एक लाइन में कहना चाहूंगा, अभी तो भारतीय जनता पार्टी का उत्कर्ष नहीं आया है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का उत्कर्ष आ जाएगा उस दिन देखना कि इनके बयान क्या क्या होंगे। और मैं आ जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्यों आज उत्कर्ष बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर मैं चाहे केंद्र के द्वारा जो काम किए जा रहे हो, चाहे उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हो, उन पर मैं चंद बिंदु रखना चाहूंगा। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था बन गई है। हमने उस देश को छोड़ा है पीछे जिसने हम पे 250 साल तक राज किया था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था आज हमसे पीछे चली गई। पहला कारण हमारे क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। दूसरा कारण बताता हूं कि जो इस देश के, मैं कहता हूं कि अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और मैं कहना चाहूंगा कि आज अगर जॉर्ज परचम की जो मूर्ति है, अगर वो राजपथ जिसका नाम था, जहां से एक परिवार अपना राजशाही चलाया करता था, उस राजपथ को आज कर्तव्य पथ दिया गया है और 28 फुट की ग्रेनाइट की जो मूर्ति वहां स्थापित की गई है। सुभाष चंद्र बोस की आने वाली जो जनरेशन है उनको उनसे प्रेरणा मिलेगी कि किस प्रकार उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और आने वाले समय में किस प्रकार से भारत की ये स्वतंत्रता को बनाए रखना है
और जो भारत को छिन छिन किया था उनको किस प्रकार से जनता के सामने लाना है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा उत्तराखंड की दृष्टि से ही, जब यहाँ पर जीएसटी की बात चल रही थी कि जीएसटी, जब हमने यहाँ पूरे उत्तराखंड में एक अभियान चलाया, 13,000 से अधिक हमने जीएसटी के सर्वे करे, उसमें 17,000 करोड़ की हमने जीएसटी रिकवरी करी। ये भी कारण, पारदर्शिता के कारण ये भी हमारी तरफ है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा परिसंपत्तियों का यहाँ पर एक अभी प्रश्न उठा, मैं फिर कहना चाहूंगा शैलेंद्र जी आपके चैनल के माध्यम से 100 करोड़ जो हमारा जो पूरा का पूरा जो यूपी गवर्नमेंट के पास जो परिसंपत्तियां जो परिवहन निगम की थी, वो 100 करोड़ की एक मुफ्त हमको मिल चुकी है। ये हमारी कामयाबी है और ये आकर्षण का केंद्र है कि दूसरे दलों के नेता और दूसरे सामाजिक संगठनों के नेता आज हमसे जुड़ रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हमने दिया था स्वदेशी का और आत्मनिर्भर भारत का, जो हमने एक कहा था कि भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए। भारत को स्वतंत्र होकर 75 साल हो रहे, आजादी का अमृत महोत्सव प्रत्येक बच्चे से बच्चा मना रहा है, तो हमने INS विक्रांत को नौसेना के लिए दिया, जो कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बना है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा उत्तराखंड में अब क्यों दिल्ली में ही क्यों चल सकती है, अन्य राज्यों में ही क्यों चल सकती है इलेक्ट्रिकल बसें। हमने 5 इलेक्ट्रिकल बसें ISBT से लेके जॉली और फिर सहसधारा से लेके आपका ISBT और सहसधारा से लेके सेला कोई तक हमने इलेक्ट्रिकल बसें चलाई। ये भी कारण है कि हमने उनको सुविधा दी। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, समय इतना ज्यादा नहीं है और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश रस्तोगी जी, जिस तरीके से अभी सत्यवीर जी ने तमाम सारी बातें बताई, कई सारी उपलब्धियां गिनाई सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या फिर उत्तराखंड राज्य सरकार की, वो बड़ा कारण है कि लोग आकर्षित हो रहे हैं बीजेपी की तरफ। ये बड़ी वजह है या फिर जो वजह कांग्रेस पार्टी के नेता बता रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस पूरे मामले में जो युवा नेता प्रमोद खारी कह रहे 20 साल लंबा समय होता है, 20 साल से पार्टी से जुड़े थे। उन्होंने ये भी कहा दर्द भी है मुझे, लेकिन जो उपेक्षा महसूस कर रहा हूं, बड़े नेता समय नहीं देते मिलने का। मैं शैलेंद्र जी कहना चाहूंगा कि सतवीर भाई आपके पास आएंगे, आपने बहुत सारी बातें रखी और हम चाहेंगे राजेश भाई उसका जवाब दें। जी, जैसा कि मैं कह चुका हूं, खारी जी बहुत एक्टिव वर्कर थे। क्यों नाराज गए? क्योंकि पिछले 5 साल से 6 साल से सरकार भी नहीं है, तो मिलता क्या। और जहां तक मिलने ना मिलने का सवाल है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं करण मेहरा जी, हरीश रावत जी हैं, तो मैं तो नहीं समझता कि हरीश रावत जी ऐसे लीडर हो कि कोई उनसे मिलना चाहे वो बात ना सुने। कोई ना कोई नाराजगी होगी। मुझे ये कष्ट है, इस बात का दुख है, जैसा कि अभी आपने भी बोला, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। वो ठीक कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेता कि कांग्रेस में हताशा और निराशा है, लेकिन ऐसा क्या कारण है? राहुल गांधी जी का क्या खौफ भारतीय जनता पार्टी को है? कांग्रेस से, वो कांग्रेस जो काफी कमजोर हो चुकी है, उस कांग्रेस से इतनी क्यों घबराई हुई है भाजपा कि उसके छोटे छोटे नेताओं को भी तोड़ने का काम कर रही है? मैं क्षमा चाहूंगा, जल्द से जल्द अध्यक्ष बनाइए राहुल गांधी जी को, हमारी शुभकामनाएं उनको। बात कर लो, आप बोले ना बीच में, बात सुन रहे। मैंने आपकी बात तसल्ली से सुनी, मैंने आप पूरा करिए। दयाल जी की बात सुनी है। आपको बोलने की बीमारी है, अपनी बीमारी पर कंट्रोल रखो, थोड़ा सा मुझे सुन लो, फिर आप जो मर्जी बोलो। मुझे पूरा करिए कि आपको कांग्रेस से ऐसा कौन सा डर है? बिना कांग्रेस के आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपकी लीडरशिप फेल हो चुकी है। अरे नियुक्तियों में जो धांधली हुई है, इतना लंबा चौड़ा आपने भाषण दे दिया इस डिबेट में, उसमें एक बार ये नहीं कहा उनको जेल भेजेंगे, एक बार ये नहीं कहा उनका क्या करेंगे, उन नेताओं का क्या करेंगे। आपकी हिम्मत नहीं है सीबीआई जांच कराने की। आप सीबीआई की जांच कराने इन नियुक्तियों की, जिसकी विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने जांच सेटअप की है, तो आपके मुख्यमंत्री तक जेल जाएंगे, आपके सेंटर के नेता जेल जाएंगे। आपने एक बार ये नहीं बताया कि इतनी महंगाई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की जो जनता है, खासकर पहाड़ की जनता और खासकर मैदानी क्षेत्रों के ग्रामीण जनता, उनके सामने रोजगार का संकट है। आप एक शब्द नहीं बोले, महंगाई पर एक शब्द नहीं बोल रहे। आपको तो कांग्रेस से डर लग रहा है। अरे राहुल गांधी क्या तुम्हारे फुप्पाजी लगते हैं? क्यों उन पर बरस रहे हो? आपने तो उन्हें पपलू ढपलू बना करके खत्म कर दी है बात। आप तो उन्हें सीरियस नहीं होते हो। आज क्यों चिंतित हो रहे हो? क्यों हवा खराब हो रही है? अरे हमारी शुभकामनाएं है, जल्द से जल्द राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आपने गोवा के विधायक छोड़े हैं, आपने उत्तराखंड में भी हमारे कांग्रेस के नेताओं को छोड़ने का सिलसिला रख दिया है।
अपने चांदी के सिक्कों पे। आपकी हवा खराब है और आप लिख लो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप और तोड़फोड़ कर लो, जिला पंचायत में भाजपा का अध्यक्ष नहीं बन सकता हरिद्वार के अंदर, आप चाहे जितना प्रयास कर लें। मैं ठीक दावे के साथ है, हरिद्वार कांग्रेसी कार्यकर्ता इतना हूं, आसान नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे से समझती है। यही बड़ा कारण हो सकता है कि जो युवा नेता हैं हरिद्वार में खासी पैठ है और बहुत शार्पली तरीके से बीजेपी इस बार मैदान पर वर्क कर रही है। तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। क्या बीजेपी, क्योंकि बीजेपी सिर्फ एक बार वो भी उपचुनाव में बाजी मार पाई है जिला पंचायत के, लेकिन अब क्या होगा जिस तरीके से बीजेपी वर्क कर रही है जमीन पर। लौटेंगे हेमा जी के पास, आएंगे। हेमा जी, क्या लगता है जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस जो है वो भी हरिद्वार में देखने को मिला, 3 बार उसका दबदबा रहा है। क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी भी कुछ करिश्मा कर सकती है? देखिए, जिस तरह से अभी जो हम लोग गांव-गांव में जो प्रचार के लिए जा रहे हैं, तो उसमें जो हम रास्ते में देखते हैं कि कितना इन लोगों ने विकास किया है। भाजपा और कांग्रेस की सरकार ही लगातार रही है और जिस तरह से कांग्रेस के धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं वो टूटते जा रहे हैं, तो कांग्रेस की में जो है मेन कारण गुटबाजी का है। उनकी गुटबाजी इतनी चरम पे है और जो उनकी वर्चस्व की लड़ाई का जो खामियाजा है वो इनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो मोह भंग हो रहा है कांग्रेस से, और वो धीरे धीरे भाजपा की तरफ जा रहे हैं। और जो शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही हेमा जी की हम तक। पीसी थपलियाल जी के पास आएंगे। पीसी थपलियाल जी, ये माने कि कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है या ये माने कि बीजेपी से मोह बढ़ रहा है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना ऐसा विंग खोल रखा है जो केवल दुष्प्रचार करता है व्यक्ति विशेष के खिलाफ। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को पप्पू पप्पू बोलकर उन्होंने उसका जो एक वो था उसको कम कर दिया है। ये इसी तरह से उन्होंने केजरीवाल को बदनाम किया। इसी तरह से उनका एक तंत्र है बदनाम, वो काम नहीं करते, वो बदनाम करते हैं लोगों को। ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। दूसरी चीज, जहां तक हरिद्वार का सवाल है, हरिद्वार किसान बहुल्य, वहां पे किसान है, आज वहां पे गायें, किसानों की गायें लंपी से मरी जा रही हैं और ये जो गौ प्रिय लोग हैं ये कुछ नहीं कर पा रहे। आज वहां पे जो हालत हो रखी है किसानों की, जिस तरह से जब किसान आंदोलन चला और जिस तरह से वहां पे टिकैत जी का स्वागत हुआ, उस रैली में मैं स्वयं था, भारी भीड़ उमड़ी थी। और जहां तक बहुजन समाज का सवाल है, बहुजन समाज वहां पे बहुसंख्यक है और उसको किस तरह से फुटबॉल बनाया भारतीय जनता पार्टी ने परसिमन के माध्यम से, वो लोकतंत्र के हित में नहीं है। इन तमाम सवालों को देखकर मजबूर जनता अगर घुटने के बल पे लड़ रही है वहां पे, और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का सफाया का अगर शुरुआत होगी तो वो हरिद्वार से होगी, चाहे कुछ भी कर लें, क्योंकि इन्होंने जो एक आतंक फैला रखा है पूरे प्रदेश में, उस आतंक में अब जनता समझ चुकी है कि किस तरह का इनका कठोर दिल, किस तरह से ये जनता के अहित में जनता को बरगला रहे हैं। अब जनता इनके पूरे जो इनका जादुई शब्द हैं, जादुई झूठे लफवाज राजनीति को पूर्ण विराम लगाने का जनता ने मन बना लिया है। निश्चित रूप से जो हरिद्वार के चुनाव हैं इसमें इनको जवाब मिलेगा और आगे की राजनीति में भी इनको पूर्ण रूप से जवाब मिलेगा। जहां तक इनको, आप ये देखिए कि इतिहास मिटाकर कोई बड़ा नहीं बनता। आपने अमर जवान ज्योति की जगह बदलकर जो इन्होंने गुनाह किया है, उन शहीदों को जो इस देश के लिए लड़े थे, उसको माफ नहीं किया जा सकता। इन्होंने जो सेंट्रल विस्ता बना रहे हैं, एक तरफ सेंट्रल विस्ता अंग्रेजी नाम करके संसद को उजाड़ के उस पर सेंट्रल विस्ता बना रहे हैं। वो एक अलग विषय है, वो उपलब्धि के तौर पर दिखाने की कोशिश है, वाकई में उपलब्धि है या फिर जैसा कि कहा जा रहा है उस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। ठीक है सर, समय कम है, सतवीर जी से रिएक्शन ले लेंगे, उसके बाद सीधा
अरुण जी के पास आएंगे। सत्यवीर जी, कम शब्दों में अपनी बात कहें, हम नहीं चाहते किसी तरह का हंगामा हो। सत्यवीर जी। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि अभी तमाम विषय इस डिबेट में आया है। थपलियाल जी ने भी बोला कि अमर ज्योति अगर ये पढ़ के आए, अपडेट हो गया है, तब इस विषय पे रखते ढंग से। दूसरा, सेना के लिए अगर काम किया है हमारी सरकार ने, किया है, किस प्रकार से वो अपनी रणनीतियां बनाती है, उन्होंने समय समय पर हमारी जब इस हमारे अभी 8 साल के मोदी जी के नेतृत्व में, ठीक है, वो एक अलग विषय, हम नहीं चाहते टकराव हो किसी तरह का, हम दूसरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मुद्दा वही रहे, वो बेहतर है, समय भी कम है। लास्ट कमेंट लेंगे अरुण जी से। अरुण जी, खासकर अगर बात करें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, हरिद्वार की अगर मुख्यतः बात करें, यहां परफॉर्मेंस बीजेपी का इतना अच्छा देखने को नहीं मिला। इस बार आप कैसे देखते हैं? क्या त्रिकोणीय लड़ाई होने वाली है, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वर्क कर रही है, दूसरे नेताओं को, जो मजबूत नेता है जमीन पर, दूसरी पार्टी को उनको लाने का काम कर रही है, तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रेजेंस दिखा सकती है हरिद्वार में इलेक्शन में? अरुण जी। दूर तक नहीं दिखाई देंगे। अरुण जी, इनकी आवाज बंद करा दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है सर, क्योंकि ये किसी की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। मेरा ये कहना है सलन जी कि देखिए, इस टाइम जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो भारतीय जनता पार्टी है, निश्चित तौर पर है। और विरोधी दल कितनी भी बुराई कर ले, लेकिन पिछले 2 चुनाव से आप ये देख लीजिए कि 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में अपना परचम फहराया है। तो जहां ये स्थिति है तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग हैं सत्ता के नजदीक रहना चाहते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के लोग शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। हरिद्वार में अभी पिछले दिनों भी बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे, अब ये फिर हो गए हैं। तो अभी ये चुनाव तक तो ये सिलसिला चलता रहेगा, और इसमें कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। लेकिन ये भी तय है कि हरिद्वार में चुनाव है, पंचायत चुनाव, और निश्चित तौर पर त्रिकोणीय यही होगा, क्योंकि वहाँ कांग्रेस का अच्छा वोट बैंक है, अच्छा जनाधार है, बहुजन समाज पार्टी का भी अच्छा वोट बैंक है, अच्छा जनाधार है, और कांग्रेस के वोट लगाने का कोई काम कर रही है तो आम आदमी पार्टी कर रही है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी और भाजपा ही अंततः चुनावी मोर्चे पे रहेंगे, मेरा मानना है। तो आपको लगता है कि बिल्कुल, और जिस तरह से बीजेपी वर्क कर रही है और जमीन पर जो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि चुनाव के वक्त बीजेपी की पूरी कोशिश रहती है, और इस वक्त जैसा हम हरिद्वार में देख पा रहे हैं, तमाम सारे बड़े बड़े जो दिग्गज हैं पार्टी के, वो उतर चुके हैं, और पूरा फोकस जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कैसे बाजी मारी जाए वो है। लास्ट कमेंट सतवीर से ले लेंगे। सतवीर जी, सतवीर जी कुछ कहना चाहते हैं आप? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। इस बार कौन बाजी मारता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, टशन का जश्न।